बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अहल वयाल अपने दोस्त अहबाब, अपनी फैमिलीज़, अपने रिश्तेदारों और बाल बच्चों के साथ बखैर व आफियत होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों को तादेर सलामत रखे और उन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप बर वक्त उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया। मेरा आज का मौजू वो दिल खराश, दिल को चीरने वाला अफसोसनाक सानिया है कि जिसने पाकिस्तान के कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी है, कई घरों के चिराग गुल कर दिए हैं, कई बहनों के भाई, कई माओं के बेटे, कई बीवियों के शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरी मुराद उस हादसे से है जो कश्ती डूबने की सूरत में यूनान के सहल समंदर पर पेश आया और जिसमें अभी तक कंफर्म तो नहीं है उसका, लेकिन सुनीर जाइए जो अब तक की खबरें हैं कि 300 से 400 के करीब पाकिस्तानी उसमें मौजूद थे। उस कश्ती में दूसरे ममालिक के लोग भी मौजूद थे जिनमें ज़्यादातर शाम के बाशिंदे थे, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। कश्ती में तकरीबन 750 से ज़्यादा लोग सवार थे और ये लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते यूनान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और फिर यूनान से आपको पता है कि वो दूसरी मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं। इस सानिया पर जितना अफसोस किया जाए कम है, मगर हम यहाँ पर बैठकर लवाहिकीन से सिर्फ इजहार हमदर्दी कर सकते हैं और मरने वालों के लिए दुआ खैर कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम से सरफराज करे, आमीन। अब यहाँ पर इस साने के बाद मीडिया में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बरपा है और हर सोशल मीडिया चैनल अपनी अपनी तफली, अपनी अपनी राग के मसदाक अजीब अजीब तावीलें पेश कर रहा है। उसमें शायद मैं भी शामिल हो जाऊं, क्योंकि हमारे पास कुछ मुसद्दका इतलात नहीं है। हम सिर्फ उसने कहा और इसने सुना की बात पर यकीन कर रहे हैं और अपनी अपनी मंतक के घोड़े दौड़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया के कुछ वीडियो चैनल्स जो है यूट्यूब के देख रहा था और उसमें हर शख्स अपनी रेटिंग के चक्कर में लगा हुआ है। उनमें से एक साहब हैं जिनका नाम तो मैं खैर लेना मुनासिब नहीं समझूंगा किसी का भी। एक नौजवान था, वो अपनी शोला बयानी से चीख चीख कर बिलावल भुट्टो को इस चीज़ का जिम्मेदार शायद ठहरा रहा था, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली। ओ भाई मेरे, बिलावल भुट्टो का इसमें क्या कसूर है? क्या बिलावल भुट्टो जाके उन लोगों के घरों में गया था कि जब अपने नौजवानों को जो है मुल्क से बाहर भेजे और हादसा हो गया तो क्या बिलावल भुट्टो उस कश्ती का रिस्पॉन्सिबल था? क्या बिलावल भुट्टो उस कश्ती का कप्तान था? क्या बिलावल भुट्टो ने पैसे लिए और उन लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को जो है सबसे निचले डेक में बिठाया? ये अजीब व गरीब किस्म की मंतक लोग पेश कर रहे हैं जिनकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। असल में बात यह है कि हम लोग बहैसियत कौम अखलाकियात से इतना गिरे हुए हैं, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं हम लोग कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। उसमें हम बहैसियत कौम अपनी अखलाकियात से इतना गिर गए हैं कि हमें कहीं पर भी कोई पॉइंट स्कोरिंग का मसला आता है, कहीं पर अपनी रेटिंग का चक्कर आता है तो हम आंखें बंद करके दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। भाई इस साले की तहकीक होने दे। हुकूमत ने बवक्त इक़दाम किए हैं, उन्होंने यौम सोग मनाया है, उसके ऊपर भी इतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये यौम सोग नहीं, यौम शेम होना चाहिए था, यौम शर्म होना चाहिए था। ओ भाई, अगर वो यौम सोग का ऐलान ना करती तो यूनान की हुकूमत ने यौम सोग का ऐलान किया, कश्मीर की हुकूमत ने यौम सोग का ऐलान किया। अगर हमारी हुकूमत ऐलान ना करती तो
उस पर भी आप लोगों ने चिल्लाना था, आप लोगों ने शोर मचाना था कि ये देखिए यूनान की हुकूमत यौम शोक मना रही है और पाकिस्तान की हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और अब अगर उन्होंने यौम शोक का ऐलान किया है तो उसके ऊपर भी आपको इतराज आता है कि ये यौम शोक नहीं, यौम शेम होना चाहिए, यौम शर्म होना चाहिए। शर्म हमें आनी चाहिए। हम क्यों इस तरह के मौके पैदा करते हैं कि जिससे हमारे मुल्क को, कौम को जो है नुकसान पहुंचता है। हम लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने मुल्क को छोड़ कर बाहर चले जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क के हालात बेशक खराब हों, लेकिन उन हालात को खराब करने की जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम अवाम हैं। लीडरों के ऊपर हम फौरन उंगलियां उठा देते हैं, चाहे उसमें मैं किसी पार्टी का या किसी लीडर का नाम नहीं ले रहा, मैं लीडर्स कह रहा हूं, यानी कि उसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के तमाम लीडर शामिल हैं। हर दौर में उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ हूं तो मैं मुस्लिम लीग के लीडर्स पर उंगली उठाऊंगा। अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं तो आप पीपल्स पार्टी के लीडर्स पर उंगली उठाएंगे। अगर XYZ PTI के खिलाफ है तो PTI के लीडर पर उंगली उठाएगा। अपने गिरेबान में हम लोग नहीं झांकते कि हमें बिन हैसल कौम हमारे क्या फ़राइज़ हैं और हमारे क्या हकूक़ हैं। हम अपने हकूक़ की बातें करना शुरू कर देते हैं, मगर हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं। उन फ़राइज़ को अदा करना हालांकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, उसके बाद हम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उठ कर खड़े हों। मुल्क में, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी रेटिंग पाकिस्तान से कम है, जिनके हालात पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब हैं। एक अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, अफगानिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं। इराक की मिसाल ले लें, इराक के हालात कितने ख़राब हैं। तो क्या अफगानिस्तान के 400 या 500 आदमी भाग के इस कश्ती में गए? क्या इराक के 400-500 आदमी भाग के उस कश्ती में गए? नहीं गए, क्योंकि लोगों को अपने मुल्क और अपनी सरजमीन से मोहब्बत होती है और वो हालात का मुकाबला करना जानते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि ये हालात जो ख़राब हो रहे हैं, ये हालात जो बिगड़े हुए हैं, इनको हमने ठीक करना है। हमारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा, हम जो दौलत की और दौलत के हवस में और दौलत की दौड़ में जो है ना इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रही। हम अपना मुल्क जिसकी सरजमीन को हम अपनी माँ कहते हैं। और ये बात मुझे याद है कि कई साल पहले, गालबन 10 या 12 साल पहले की बात है, अमेरिका के किसी डिप्लोमेट ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जी पाकिस्तानी अपनी माँ को बेच देते हैं। उनकी माँ को बेचने से मुराद पाकिस्तान की सरजमीन था, ना कि नाउज़ुबिल्लाह किसी की माँ के बारे में उसने बात की थी। तो यहाँ पर एक तूफान खड़ा हो गया था। तो क्या उस तूफान के खड़ा होने के बाद हमने अपने गिरबानों में झांका कि हम अपनी माँ के साथ कितनी वफादारी कर रहे हैं? हम अपने आप को तो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से भाग के चले जाते। कभी हमने अपने मुल्क के बारे में सोचा कि हमारे भाग जाने से हमारा जो टैलेंट है, जो बाहर जाके उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो टैलेंट जाने से हमारे अपने मुल्क को कितना नुकसान होगा, हमारी सरजमीन को कितना नुकसान होगा, हमारी माँ को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और फिर उसके बाद बैठ के हम लोग टीवी चैनल्स पर और इधर उधर जहां पर भी हमें मौका मिलता है हम भाषण देना शुरू कर देते हैं। अक्ल के नाखून लें। सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी हो लेने दें। इस वाक़े का अफसोस सबको है और मुझे यकीन है कि जो हुकूमत के अकाबरीन हैं उनको शायद हमसे ज़्यादा अफसोस हो। बहरहाल जो वालदैन होते हैं या जिनके वो बच्चे थे या जिनका वो खून था, जिनके उनके साथ रिश्तेदारियाँ थीं, उनसे ज़्यादा अफसोस तो मेरे ख्याल में किसी को नहीं हो सकता। लेकिन बहैसियत इंसान हम सबको उसका अफसोस है। हमें भी अफसोस है, जो चैनल्स के ऊपर दूसरे लोग बैठे उनको भी अफसोस है, और जो हुकूमत के अकाबरीन हैं उनको भी अफसोस है, और यकीनन होगा अफसोस, चाहे उसका इजहार वो उतना ज़्यादा ना कर सकें जितने तरीके से रिश्तेदार और दोस्त अहबाब करते हैं। लेकिन इसकी इंक्वायरी हो लेने दें। हमें यह मुतालबा करना चाहिए हुकूमत से कि इसकी गैर जानबदार तहकीकात कराई जाए। आपका क्या ख्याल है कि ये बच्चे जो है ना, ये कल यहाँ से रवाना हुए और मारे गए, ये कई महीनों के ऊपर मुहित प्रोसेस होता है। कई महीने ये लोग सफ़र में रहते हैं, कई महीने ये लोग जाके महीनों जो ना ये दूसरे मुल्कों में रहते हैं। जैसे जहाँ से ये ईरान जाते हैं, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की से आगे फिर ये तो लीबिया से गालबन जा रहे थे। तो इस तरह ये जाते हैं। अब हमें अपनी हुकूमत को, चाहे वो किसी की हुकूमत हो, किसी पार्टी की भी हुकूमत हो, हमें अपनी हुकूमत को दोष देने की बजाय ये भी तो सोचे ना कि चलो यहाँ से तो हुकूमत की नाअहली थी, वो लोग यहाँ से निकल के चले गए। जिस मुल्क की सरहद के अंदर लोग दाखिल होते हैं उस मुल्क की निगरानी ज्यादा सख्ती से होती है। बाहर जाने वालों पर शायद इतनी ज्यादा कदगन नहीं होती जितनी किसी की दरअंदाजी किसी के अंदर आने पर होती है। तो क्या ईरान की हुकूमत भी नाअहल है, इराक की हुकूमत भी नाअहल है, लीबिया की हुकूमत भी नाअहल है, तुर्की की हुकूमत भी नाअहल है? वहां पर ये लोग कैसे दाखिल हुए? क्या वहां पर भी जो इन लोगों ने अपने डॉलर की चमक दिखाई उन लोगों को और वहां पर दाखिल हो गए? तो अगर ये सब हुकूमतें नाअहल है तो फिर हम अपनी हुकूमत के ऊपर क्यों नाअहली का इल्जाम लगा रहे हैं? आप इनको भी देखें कि अगर जहां से बच्चे गए हैं, किसी तरीके से भी गए हैं, वो लीगल तरीके से गए, इलीगल तरीके से गए, जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक यहाँ से ईरान वगैरह तक जो लोग जाते हैं वो वीज़ा लगवा के जाते हैं।
وہاں کے ویزے لگوائے جاتے ہیں، اس کے بعد آگے جو جاتے ہیں وہاں پر وہ لیگل ان کو بارڈر کراس کرایا جاتا ہے یا وہ کشتی وغیرہ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی حکومت پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہمیں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار قوم کی طرح، ذمہ دار نیشن کی طرح، رسپانسبل نیشن کی طرح ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کی تحقیقات کی جائے۔ اب اس چیز پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے ڈیک میں کیوں بھیجا گیا، تو بھائی کشتی کس کی تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کوئی کسی قسم کا وہ کوئی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ سنی باتیں کہ جو بچ گئے ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ کشتی کے سب سے نچلے ڈیک میں ان کو ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نچلے ڈیک میں زیادہ جگہ، اور پاکستان کیونکہ زیادہ تعداد میں تھے، اس سے ان کو زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر اکاموڈیٹ کیا گیا۔ اور یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا نا کہ کشتی ڈوبے گی تو نیچے والوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ڈوبنے کی نیت سے تو کشتی کوئی نہیں لے کے جا رہا تھا، ہر کوئی تو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے لے کے جاتا ہے نا، امید کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور اگر پاکستانی کو نچلے ڈیک میں نہ ڈالا جاتا تو کسی اور کو تو ڈالا جاتا، وہ بھی تو آخر انسان ہے نا۔ تو ہم کیوں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور میں نے جہاں تک یہ سوشل میڈیا پر کافی سارے چینل دیکھے ہیں جو بکاؤ مال میں جن کو کہہ سکتا ہوں، میں کسی طرح اشارہ نہیں کر رہا کہ کس پارٹی کے ہیں، ان کا زور ایک ہی بات پر تھا کہ اس کشتی کو ڈبویا گیا ہے۔ کیوں ڈبویا جائے گا اس کشتی کو؟ ان لوگوں کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی تھی؟ چلو اگر پاکستانی کے ساتھ دشمنی تھی تو دوسرے ممالک کے لوگ بھی تو اس میں شامل تھے، اس میں عراق کے لوگ بھی تھے، غالباً شام کے لوگ بھی تھے، ان کو بھی ساتھ ڈبو دیا گیا۔ تو بھائی میرے، ان خیالی گھوڑے جو ہوتے ہیں نا، خیالوں کے جو ہوائی گھوڑے، ان کو نہ دوڑائیں اور ملک کو اپنی انویسٹیگیشن کرنے دیں، قوم کے سامنے حقائق کو آ لینے دیں، اس کے بعد آپ اپنے طرف سے کریں۔ میں ابھی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میری ایک سوچ ہے جو اللہ کرے کہ غلط ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ غلط ثابت نہیں ہوگی، کہ ابھی سے جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں یہ پیش کیا جائے گا کہ جناب کشتی میں زیادہ تر تعداد پی ٹی آئی کے بھاگنے والے بھگورے جو ہیں پاکستان سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں ان کی تھی، اور حکومت پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہے، اور انہوں نے اس کشتی کو ڈبو دیا ہے۔ یہ آج میری بات لکھ لیں، آج نہیں تو کل نہیں تو ایک ہفتے کے بعد یہی بات میڈیا میں، ہمارا سوشل میڈیا پر یہ چلا کے لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ خدا کا خوف کرو، عقل کے ناخن لو، اور اپنے ملک و قوم کی بدنامی اس طرح تک نہ کرو۔ پہلی بہت بدنامی آپ لوگ کر چکے ہیں کہ جس سے ہمیں پیچھے مڑنے کا راستہ بھی نہ مل سکے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔